नमस्कार। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आई हूँ जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे। 2013 से लेके 2025 तक के पूरे सब्जेक्ट वाइज होंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। सब्जेक्ट वाइज जैसे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट हो, इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट आपके यूपीएससी के सिलेबस में प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम 2013 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगी ये सीरीज। और आज इस सीरीज में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज इस स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, हम यहाँ पर जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए पीवाईक्यूज की इस सीरीज को आज हमने स्टार्ट किया है। और ये जो है 2013 से 25 तक के जितने भी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज होंगे उन सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर नहीं मिलेगा बल्कि आपको यहाँ पर मिलेगा यूपीएससी का माइंडसेट, यानी कि एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक क्या है और ये कैसे जो है क्लियरिटी को समझेंगे और जो एग्जाम हॉल में काम आएगी आपके। और पॉलिटी के पीवाईक्यू जो आज हम 2013 के यहाँ पर सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो 2013 में पॉलिटी से संबंधित जितने प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं उन सबको आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों को और सूचित कर देती हूँ कि इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे, क्योंकि टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है। अगर हमें टाइमिंग नहीं पता है तो हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि हम टाइम पे उस जो है लेक्चर को नहीं देख पाएंगे। तो देखिए टाइमिंग में आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर होगा हमारा, तो ये आपका आएगा मंडे, ध्यान से देखिएगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। कब कब? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, जिसको हम MWF कहते हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 7 बजे आपको संकल्प के सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर, क्या आपको दिख रहा है, संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 7 बजे ये सीरीज मिलेगी जिसमें हम सारे पीवाईक्यूज को सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज डिस्कस करते चलेंगे। यानी कि अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 2014 के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं पीवाईक्यूज में प्रीलिम्स के, उन सबको हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपको सूचित कर देना चाहती हूँ, अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर में 2 चीजें हम लेकर आए हैं। पहली चीज है जिसमें वीकली मैपिंग बेस्ड, ध्यान दीजिएगा, मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स को विद एमसीक्यूज के साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये प्रोग्राम जो है आपका कब आता है, वीकली मैपिंग वाला, ये आपका आता है हर संडे को शाम को 7 बजे। ठीक है, हर संडे को शाम को 7 बजे वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स आपका आता है, जिसमें हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। और अभी एक वीडियो जो है जा चुकी है जिसमें हमने 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में जितना भी मैप पर बेस्ड करंट अफेयर्स हो सकता था उसे मैपिंग के साथ, एटलस के साथ और करंट अफेयर्स में क्या मुद्दा है उसके साथ पूरा कनेक्ट करके बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। तो ये संडे को शाम को 7 बजे आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये जो प्रोग्राम है जिसमें हम पीवाईक्यूज की सीरीज को ला रहे हैं ये शाम को 6 बजे आएगी। ठीक है, 7 बजे नहीं, ये 6 बजे आएगी। वो दोनों प्रोग्राम एक साथ होने की वजह से कंफ्यूजन था, बट ये आपका प्रोग्राम जो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 6 बजे आएगा। ठीक है, शाम को 6 बजे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। कौन सा प्रोग्राम? पीवाईक्यू सीरीज जो है आपकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जिसमें हर सब्जेक्ट के 2013 से 25 तक सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये प्रोग्राम जो मैपिंग बेस्ड है वीकली हर संडे को शाम को 7 बजे आएगा। कहाँ पर? संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर, जरूर देखिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आज के अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं जिसका बहुत बेसब्री से वेट था और बहुत लंबे समय से हम इसकी रणनीतियों में लगे हुए थे। फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं ये कि निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, एग्जामिनेशन हॉल में तब आप समझ पाएंगे इन चीज़ों को जब आपने बेहतर प्रैक्टिस की होगी। तो क्या पूछ रहे हैं कि क्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं कि किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद है। अब इस पर कमेंट मत करना कि मैम योजना आयोग नहीं है, ये 2013 का प्रश्न है, ध्यान रखना है, इसलिए ये प्रश्न को लाया गया। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जिस प्रकार के भी प्रश्न उस वक्त पूछे गए इनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही
सही उत्तर का चयन करना है। कह रहे हैं कि कौन से संविधान में उल्लेखित नहीं है, पूछ रहे कौन से सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन से केवल 1 और 2, ऑप्शन केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उसके लिए चलिए हम एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, इसका प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही आपके जो है जो ये निकाय जो दिए गए संविधान में उनका उल्लेख नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसको एक्सप्लेनेशन से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत बार एक चीज समझिए, देखिए जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम प्रश्न आ जाए, इस बात का दावा नहीं करती, लेकिन हाँ उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है उसमें से भी कई बार बहुत सारे प्रश्न निकल कर आते हैं। और पॉलिटी ऐसा विषय है जहाँ पर आप देखेंगे बहुत बार प्रश्नों का रिपीटेशन भी हो जाता है। जो लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम PYQs की, उनको बेहतर पता होगा, क्योंकि PYQs जो है UPSC प्रीलिम्स निकालने का बहुत रामबाण तरीका है। ठीक है, ऑप्शन डी, क्यों, क्या ये संस्था संविधान में है? नहीं है। ठीक है, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके इसके एक्सप्लेनेशन लाई हूं ताकि बिगिनर भी समझ सके। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद, ये तीनों ही संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए इन्हें असंवैधानिक निकाय कहा जाता है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय कहा जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये संविधान में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि असंवैधानिक होने का मतलब ये नहीं है कि ये गैर जरूरी नहीं होता है। असंवैधानिक होने का मतलब है गैर जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बस संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर क्षेत्रीय परिषद, फिर योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो आपका NDC है ये 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई और भारत सरकार के कार्यकारी आदेश से इसके मुख्य काम है। जैसे कि मुख्य काम क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार यहाँ से भी प्रश्न बनता है। जैसे देश की विकास नीतियों पर ये विचार करता है, केंद्र और राज्यों के बीच जो है समन्वय बना के, तालमेल बना के रखता है, योजना आयोग को योजनाओं पर सलाह देता है। स्थिति आज के समय में क्या है, अब NDC अस्तित्व में नहीं है, 2013 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, योजना आयोग के साथ इसे भी नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नया क्या तब्दील हुआ है, उसको हम करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करते रहे और प्रैक्टिस के साथ कंटिन्यू अपनी समझदारी से इनको प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, ये योजना आयोग प्रेजेंट में 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद जो जोनल काउंसिल से संविधान में ये नहीं है, लेकिन कानून के द्वारा बनी है, इसलिए इसे वैधानिक यानी स्टैच्यूटरी निकाय इसे कहा जाता है। और कानून जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत, और उद्देश्य क्या है इसका, राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना, सहयोग और समन्वय को बढ़ाना, क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा करना। भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। इस हर क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद भी बनाई गई है, इस हर क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद भी बनाई गई है। ठीक है, समझ आ गया इसका उद्देश्य क्या है, वो हमें देखना है मेन क्या चीजें हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है यहाँ पर कि भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है प्रश्न क्या है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में बताना है, भारत के महान्यायवादी के बारे में बताना है, यानी कि लोकसभा की कार्यकारी में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो देखिए, बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, कार्यकारी में भाग ले सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए इसके रिगार्डिंग, भारत के महान्यायवादी के रिगार्डिंग। तो कह रहे हैं उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही हो सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है, सही या गलत, इस पर हमें विशेष जोर देना होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो एक अलग प्रेशर होता है, उस प्रेशर में हम यहाँ पर ध्यान देना भूल जाते हैं, सही उत्तर आने के बावजूद भी जो हमारा OMR शीट है उसमें गलत फिल कर देते हैं। केवल 1, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा हम देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि भारत के महान्यायवादी, 3 माफी चाहती हूँ, चौथा गलत है, मतदान नहीं कर सकता। अभी हम एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन ठीक है, चौथा गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि महान्यायवादी जो है, भारत का महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसका प्रश्न का उत्तर समझा ये है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो इससे क्या होगा, आपके आर्टिकल्स भी साथ साथ में रेडी होंगे। आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका रिवीजन हो जाएगा।
अब क्या क्या योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति होना चाहिए जो भारत का नागरिक हो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या हाई कोर्ट में 10 साल की वकालत की हो, ठीक है। इसके पास क्या क्या अधिकार है, क्योंकि कह रहा था ना उसमें बोलने का अधिकार है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, संसद में बोल सकता है, संसद की बैठकों और समितियों में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता ये। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है और इसीलिए यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न बनाया, आपको जाल में फंसाया, और यहाँ पर चौथा कथन इसका गलत था, जबकि पहला, दूसरा, तीसरा पूरी तरीके से सही था। किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में, ध्यान रखना है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार, जिसको पैसा अधिनियम में 1996 में अधिनियमित किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है, ठीक है। जैसे स्वशासन प्रदान करना, पहला कथन, दूसरा है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, तीसरा है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, चौथा है जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाना हो, शोषण से मुक्त करना हो, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, सरकार ने, फिर से पढ़ लीजिए, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार, इसको पैसा अधिनियम को, जो कि 1996 में अधिनियमित किया गया, कौन सा एक इसका उद्देश्य है, वहां पर ये के रूप में अभिज्ञात नहीं है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। देखिए, पैसा जो अधिनियम है उन इलाकों पर लागू होता है जो 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल में आते हैं। इस इलाके में ज्यादातर आपके शेड्यूल एरियाज होते हैं, आदिवासी रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो ऑटोनोमस एरियाज हैं उनके बनाने की व्यवस्था की गई है। और 6ठी अनुसूची में क्या है, इसके तहत आते हैं, पेशा के तहत नहीं आते हैं। ये 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं, पेशा के तहत नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि पेशा अधिनियम में कौन सा विज्ञात रूप में नहीं है, क्या नहीं है, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ठीक है। यहाँ पर वही चीज देखिए बोली गई है कि जो है आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्र बनाने की व्यवस्था जो है 6वीं अनुसूची में के तहत आती है, पेशा के तहत नहीं आती है। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तोड़ के हमें प्रश्न को पढ़ना है ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके और सही आंसर ला सके। मेन ये है, संसद यानी कि पार्लियामेंट अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग यानी कि संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी कानून बना सकती है। ऑप्शंस है, सभी राज्यों की सहमति से बना सकती है, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से बना सकती है, संबंधित पर्टिकुलर राज्य की सहमति से बना सकती है, या बिना किसी राज्य की सहमति के भी ये कानून ऐसे लागू कर सकती है, बना सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी राज्य की सहमति से संसद जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या फिर संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। क्लियर है। आप एक्सप्लेनेशन से समझते हैं इसकी कुछ वैधानिक लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। जैसे संसद की सामान्य शक्ति क्या है, संसद संघ सूची और संवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है, हम सबको पता है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में, जो कि आपका किसके अंतर्गत आता है, 250 जो है अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अगर देश में आपातकाल लगता है या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, जब कोई ऐसी परिस्थिति आती तो राज्य सूची के विषयों पर भी जो है कानून संसद बना सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो कि आर्टिकल 253 के अंतर्गत आते हैं, अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर विदेशी देश से समझौते को लागू करना हो तो पार्लियामेंट क्या, तो संसद क्या है, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी, आपातकाल की स्थिति में हो या फिर राष्ट्रपति शासन हो तो संसद राज्य सूची के विषयों पर जो है कानून बना सकती है, उसके पास ये पावर है। ठीक है, तो बिना किसी राज्य की सहमति के ये कानून लागू कर सकती, कानून बना सकती है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज पूछ रहे थे ना कि कैसी संपूर्ण भारत में क्या ऐसा लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति के भी बना सकती है, चाहे वो राज्य सूची का हो, चाहे वो आपातकाल की स्थिति में हो या फिर राष्ट्रपति शासन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या फिर इस तरीके की चीजों के अंतर्गत भी वो ये कानून बना सकती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में
सारभूत संशोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा। अगर धन विधेयक में कुछ संशोधन करती है तो उसके तत्पश्चात क्या होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर धन विधेयक के बारे में पता होना चाहिए। पहला है, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। दूसरा कथन है, लोकसभा इस विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है। तीसरा कथन है, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। चौथा है, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, आहूत कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा कि इसके तत्पश्चात क्या होगा। तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। आइए हम यहाँ पर डिटेल में धन विधेयक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझते हैं विद आर्टिकल। तो धन विधेयक आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 110 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। साथ साथ में चाहे तो लिखते रहिएगा या रिवीजन करते रहेगा। धन विधेयक बेसिकली होता क्या है, जिस विधेयक में टैक्स, ठीक है, कर, टैक्स, सरकारी पैसा या खर्च या कर्ज से जुड़े मामले होते हैं, धन विधेयक बेसिकली होता है। धन विधेयक को आसान कुछ इजी रूल्स है, जैसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है, राज्यसभा में इसे रोक या बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकता है, राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक इसको रख सकती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र जरूरी होता है, लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र जरूरी होता है। राष्ट्रपति स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको सिंप्लीफाई करके समझना है तो ये पॉइंट्स आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि कभी कभी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में थोड़ा क्लिष्ट भाषा का भी प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, दूसरा है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, अच्छा प्रसाद पर्यंत क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मतलब। ठीक है, और तीसरा है, विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देखिए हम और डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। पहले आइए इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। देखिए पहला कथन यहाँ पर गलत है। अब यहाँ कह रहे हैं कि कौन से कथन सही है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये कह रहे हैं पहला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 75 का 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि पूरी संसद के प्रति। ठीक है, क्योंकि इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, तो ये बाहर हो गया इस प्रकार से। अब देखिए पहला किस किस में है, पहला सी में भी है, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, इस प्रकार से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा क्या, ऑप्शन बी। देखते हैं अब दूसरा तीसरा सही है, ऑब्वियसली बात है, एक बचा है तो दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे। कथन 3 भी सही है, क्योंकि आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी है कि वह संघ मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देंगे। आइए अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक है, ये तो हो गई क्लिष्ट भाषा। अब कथन एक गलत है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद पूरी संसद को नहीं बल्कि केवल लोकसभा को जवाबदेही होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है कथन 2 सही है, क्योंकि मंत्री अपना पद राष्ट्रपति की इच्छा तक संभालते हैं, इसलिए कहते हैं प्रसाद पर्यंत रहता है। कथन तीसरा भी सही है, प्रधानमंत्री का काम है कि सरकार के फैसलों और कानूनों की जानकारी राष्ट्रपति को सौंपे, उनको देते रहे। तो इस प्रकार से सिंपल भाषा में भी समझा, और इसको डेफिनेशन वाइज भी, जो कि हमारे आर्टिकल्स कहते हैं, उस हिसाब से भी हमने समझने का आई होप प्रयास किया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक लेखा पर संसदीय समिति की बात कर रहे हैं। पहला कथन है, लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं इस समिति में। ठीक है, सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करता है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है कौन? लोक लेखा पर। ये संसदीय समिति की बात कर रहे हैं। कौन से कथन यहाँ पर सही है? ऑप्शन केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर ठीक है, यानी कि पहला जहां जहां है वो गलत हो जाएगा। ये आपका दूसरा और तीसरा ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते। आइए देखते हैं ऐसा है भी कि नहीं है, एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। देखिए पहला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, असल में इसमें 22 नहीं बल्कि ये बहुत भ्रम है। ठीक है, सही कथन है कि पीएससी में 22 नहीं बल्कि परीक्षा में ध्यान रखें। एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है एक्सप्लेनेशन मुझे। 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको देखते हैं। इसमें पीएससी में 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, यानी कि 22 सदस्य होते हैं। माफी चाहती हूँ, ये रिपीटेशन हुआ है, टाइपिंग में भी एरर है। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं और कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कथन में संख्या और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया, इसलिए कथन गलत माना गया है। यहाँ 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं लिखा है। ठीक है, जबकि इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर लगभग इतने लोकसभा से इतने राज्यसभा से होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, वैसा। ठीक है, कथन 2 सही है, पहला गलत है। ये समिति सरकार के खर्च और विनियोग की जांच करती है, हमने देखा अभी। कथन तीसरा भी सही है, क्योंकि उसका मुख्य काम है कैग, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना है, इसलिए ऑप्शन बी ठीक है। पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर 25 से अधिक सदस्य नहीं बल्कि 22 सदस्य जो है इसके अंतर्गत लगभग होते हैं। किससे किससे होते हैं? इतने लोकसभा से, इतने राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में यहाँ पर ये टाइपिंग एरर थोड़ा हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि दूसरा कथन क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों के पास राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता है, उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट का अधिकार होता है। ठीक है, उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, 1 और 2 दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन पूरी तरीके से ठीक है, पहला गलत है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति चुनती है, इसलिए उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, जबकि उपराष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज कह रहे थे कि भाई राज्य के सभापति उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो है होते हैं। तो पहला कथन गलत हो गया इस हिसाब से। दूसरा कथन सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के सभी सदस्यों जैसे चुने हुए नामांकित द्वारा किया जाता है। चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, और राज्य सरकारें या विधायक इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है चीज़ों को। ये सारी लाइंस ना हमें हमसे रट लेनी है, समझ लेनी है, ताकि कभी भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो हमसे गलती ना हो, हमसे चूक ना हो, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यानी कि आपके वही फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपीज है, इन सब में बता रहे हैं कि कौन से आधारभूत है ये भारत के संविधान के अनुसार और कौन से देश के शासक के लिए आधारभूत है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके डीपीएसपीज है। आइए इनको डिटेल में समझते हैं और सिंपल लैंग्वेज में। आर्टिकल 37 पहले तो समझिए क्या कहता है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन सरकार के लिए इन्हें मानना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि कानून बनाते समय सरकार को इन सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, डीपीएसपीज का क्या उद्देश्य है? देश को आधुनिक और लोकतांत्रिक बनाना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा देना, जनता के हित में पॉलिसीज को बनाना है, जनता के हित में। ये सरकार का जनता के प्रति दायित्व की बात करता है, और मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज जनता का अपने देश के प्रति क्या ड्यूटीज है उनकी बात करता है। तो डीपीएसपीज के उद्देश्य को यहाँ पर देखा हमने। ठीक है, डीपीएसपीज की सोच कैसी है? ये सकारात्मक सोच वाले सिद्धांत है, वेलफेयर स्टेट का जो है रास्ता दिखाते हैं। ये पुलिस राज्य नहीं बल्कि जनता के भले की राज्य की बात करता है। ठीक है, जनता के भले वाले राज्य की बात करता है। और इसके अलावा ध्यान क्या रखना है कि मौलिक अधिकार लोगों के अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य, जैसा कि मैंने कहा, लोगों की जिम्मेदारियां हैं।
ठीक है। मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों के हमारे आपके राइट्स हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, आपके लोगों की जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति। ठीक है। अब भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? आर्थिक न्याय वाला टर्म किसमें उपबंध है? उद्देश्य का और मौलिक अधिकार में, उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इस टर्म का यूज किया है, आर्थिक न्याय। आइए समझते हैं संविधान का मकसद क्या है। देश में आर्थिक न्याय लाना, यानी अमीर गरीब के बीच ज्यादा फर्क ना हो। ठीक है, कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा टर्म हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। उद्देश्य का यानी कि प्रियम्बल क्या कहती है? उद्देश्य का भी न्याय के 3 रूप बताए गए हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सभी लोगों को न्याय प्राप्त हो। ठीक है, आर्थिक न्याय का मतलब है लोगों के बीच पैसे, चांसेस और सुविधाओं के मामले में भेदभाव बेसिकली ना हो। ठीक है, इसके बाद डीपीएसपी जैसे हमने देखा क्या कहते हैं, सरकार को कैसी नीतियां बनानी चाहिए। सिद्धांत समाजवादी सोच पर आधारित है, मकसद है सबको बराबरी के मौके मिले, सामाजिक और आर्थिक न्याय सबको प्राप्त हो सके इक्वली, और वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। वहीं 44th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 1978 में आया, देखिए अब इससे हमने इसको भी सीखा। ठीक है, इस संशोधन से आर्टिकल 38 जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि सरकार को आय, सुविधाओं और अवसरों की असमानता कम करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो इनइक्वालिटी है इन चीज़ों में, जिसमें इनकम में जो बेनिफिट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें असमानताओं को कम करना चाहिए सरकार को। इस आर्टिकल के जोड़ा गया और ये बताया गया क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संसदीय सरकार में संस्थागत रूप से निहित है? पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक वे संसद के लिए उपयोगी पात्र होते हैं। मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य प्रमुख होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर हमें क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है, यानी कि पहला दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। संसदीय प्रणाली पहले तो हमें समझना है क्या होती है। सिंप्लीफाई भाषा में सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है संसदीय प्रणाली में। ठीक है, यानी कि सरकार अपने फैसलों और कामकाज के लिए संसद को उत्तर देती है। भारत में केंद्र और राज्य यानी कि दोनों जगह ये प्रणाली अपनाई जाती है, राइट। हाँ, इसे हम मंत्रिमंडल सरकार या उत्तरदायी सरकार या वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। और संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ये कथन आपका पूरी तरीके से ठीक है। भारत में मंत्री बनाने के लिए व्यक्ति को सांसद में, जैसे सांसद यानी कि एमपी एमएलए होना चाहिए, या फिर 6 महीने के अंदर संसद या विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे ये कथन जो है पूरी तरह से ठीक है। दूसरा कथन है मंत्री पद पर तब तक रहते हैं जब तक वे संसद के विश्वास योग्य होते हैं, या कि ये कथन भी सही था। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पूरी समरी को इसको समझे तो अगर संसद को लगे कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटाया जा सकता है। यानी मंत्रियों की कुर्सी संसद की कृपा पर टिकी होती है। बेसिकली आम भाषा में या बोलचाल की भाषा में हम समझे तो इससे ये मतलब निकल कर आता है। तो आई होप यहाँ पर ये कथन कौन सा रह गया है? अच्छा, ओके ओके। अब इसके बाद राष्ट्रपति जो है राज्य, अच्छा इसमें एक कथन और था, माफी चाहती हूँ। इसमें चलो एक कथन ये भी है कि संसदीय सरकार की बात हो रही है तो राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख होता है और उसे नाम मात्र का कार्यकारी माना जाता है। ये कथन गलत बताया गया है इमेज के अनुसार। ठीक है, और आसान भाषा में समझे तो भारत में राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पास होती है। हम सबको पता है, उनको रबर स्टैंप भी कहा जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ज्यादातर काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र यानी कि नॉमिनल कार्यकारी कहा जाता है, ना कि वास्तविक शक्ति वाला शासक कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, उसे नाम मात्र का कार्यकारी माना जाता है। यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या चीज़ होता है ना कि थोड़ा सा आपकी टाइपिंग का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पहला और दूसरा कथन आपका ठीक है, तीसरा गलत है। मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य प्रमुख होता है, जबकि यहाँ पर आपका जो कथन तीसरा है राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और उसे नाम मात्र का कार्यकारी माना जाता है। आसान, राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट
लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर जो है समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि संकल्प से सफलता तक ये आप जब टाइप करेंगे संकल्प से सफलता तो मेरा फोटो आपको मिलेगा। अगर सारे लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सैटरडे को आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेगा, यानी कि पूरे एक हफ्ते का करंट अफेयर्स, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इकोलॉजी हो, साइंस एंड टेक हो, इन सबसे संबंधित जो भी मुद्दे एक हफ्ते में रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हर सैटरडे को शाम को 7 बजे। फिर संडे को सेम शाम को 7 बजे हम मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। मैपिंग बेस्ड जो करंट अफेयर्स होगा पूरे हफ्ते का उसको देखेंगे शाम को 7 बजे। सैटरडे संडे आपका इस तरह से बुक हो जाएगा। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे हम क्या करेंगे? मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे हम PYQs को करेंगे, जो कि मैंने आज शुरू किया है, जिसमें हम 2013 से लेकर 2025 तक के सारे PYQs देखेंगे हर एक विषय के UPSC में जो भी पूछे गए हैं। आज हमने पॉलिटी के PYQ 2013 को विद एक्सप्लेनेशन से समझा है। अब जब हम आज क्या है, आज आपका मेरे ख्याल से फ्राइडे है। अब जब मंडे को आएंगे तो मंडे को अब हम इसमें 2014 के पॉलिटी के PYQs को लाएंगे। इस तरह से हम सारे खत्म करते हुए फिर हम हर सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ पर लगेगा कि उस वर्ष में कम आए हैं तो हम 2-3 वर्षों को एक साथ मिला के आपको सामने प्रस्तुत कर देंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। डेली आपको हफ्ते में 3-4 जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स मिलते हैं। वहीं आपको शॉर्ट सीरीज डेली चलती रहती है, आप उसको 1 मिनट में काफ़ी कुछ वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो हमारे साथ निरंतर संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।